स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस वीडियो का, बेसिकली जो हमारे डी ट्रिपल एस बी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पार्ट नंबर 1 जो आपका प्रीवियस आपको मिला हुआ था, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, इसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें जो एग्जाम हुआ था हमारा 18 नवंबर 2021 में हुआ था, और उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे वो हम देखेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और उसका एक्सप्लेनेशन। और इस पेपर से हमको क्या मिलता है भाई, हमको पेपर करने का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। भाई आपको ये पता चलेगा कि जो पेपर का लेवल क्या था, इसमें कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है हमें वो पार्ट मालूम चलता है कि जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब ये होता है कि उस सेक्शन को हमको अच्छे से पढ़ के चलना है। ओके, कई बार क्या होता है, एग्जाम पेपर होता है भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं थे। भाई अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस नहीं होता है। आपको देखो वो क्वेश्चन सभी को आए हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको ही अकेला आया। जिस भी बच्चे ने उस एग्जाम का पेपर दिया है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टफ है, तो वो सभी पे नहीं बनेंगे, सब वहीं के वहीं हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस जो रहता है, भले वो हमको दे देते हैं, टेंटेटिव रहता है, ऊपर नीचे कई बार हमारा आ सकता है। ठीक है, तो हमको तो पूरा जो आपने भाई पढ़ा है फार्मा में, बी फॉर्म में, ठीक है, उसको पूरा ही पढ़ना है अपन को, सिलेबस को। ठीक है, आप याद करो बेटा, बी फॉर्म में अपन भाई मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन ने जनरल उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चंस वही तो है आपके, कोई अलग नहीं है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले ये पेपर जो था हमारा, इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, और इसमें कंक्लूजन ये निकला कि भाई ये तो पैटर्न ही एग्जाम का कि 100 हमारे भाई फार्मा के आएंगे और हमारे 100 क्या रहेंगे, नॉन फार्मा के रहेंगे। अब जो नॉन फार्मा सेक्शन है उसमें उन्होंने क्लियर कट हमको डिवाइड करके दे दिया भैया कि आपको जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस का मतलब समझते हो आप क्या होता है? इसमें आपका करंट आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर आएगा, हमारा जीके आएगा, इसमें हमारी जनरल साइंस आएगी पूरी। ठीक है, जनरल साइंस पूरी इसी में आएगी। अब जनरल साइंस मतलब भाई आप ये बताइए ऐसा कौन सा पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का जिसमें विटामिन का क्वेश्चन आया हो, आपका डिसीज का क्वेश्चन आया हो, डिसीज के कैरियर ना पूछे गए हो, विटामिन की डिसीज ना पूछे गए हो, मिनरल्स पे क्वेश्चन ना हो, या नॉर्मल ह्यूमन डिसीज के बारे में बात ना की हो। तो देखो ये उन लोगों के लिए टफ है जो भाई नॉन फार्मा वाली तैयारी कर रहे हैं। अब नॉन फार्मा स्टूडेंट है, एज अ फार्मेसी स्टूडेंट अगर हमको बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है, डिसीज का, मिनरल्स का, विटामिन का, तो वो तो आपका एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, आप पे वो बनेगा। तो मतलब इस 20 में से आपको अगर साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो आप पे बनेंगे। उसमें से बहुत टफ नहीं आते, आपको डिसीज पूछ लेंगे भाई, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मेट्रोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है। ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी कौन सी डिसीज होती है, विटामिन बी1 से कौन सी होती है, इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आपका भाई हमारा रीजनिंग आ जाता है, अर्थमेटिक एबिलिटी में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। भाई हमने पूरा सिलेबस इंग्लिश में पढ़ा है फार्मेसी का, तो थोड़ा तो बनेगा आप पे कि नहीं बनेगा। और हिंदी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भाई जैसे संधि पूछ लेंगे आपसे, संधि है, समास है, ये चीजें बहुत कॉमन आती है। संधि पूछेंगे, समास पूछ सकते हैं आपसे, अलंकार पूछ सकते हैं, अशुद्ध जो वर्ड होता है उसको पूछ लेंगे, शुद्ध वर्ड को पूछेंगे, किसी का मुहावरा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन होते हैं आपसे पूछे जाने वाले सेक्शंस है। तो मैंने बताया ये 100 जो क्वेश्चन है ये भी आपका सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आप ये तो पढ़ोगे ही, लेकिन ये भी जरूरी है। ठीक है, इनमें भी मेहनत तो करना पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इस पे ज्यादा मेहनत कर बैठो, इस पे भाई बैलेंस बना के चलो। क्योंकि ये वो चीज है कि आप यहाँ अंधेरे में दौड़ लगा रहे हो। कहां दौड़ लगा रहे हो? अंधेरे में दौड़ लगा रहे हो, और यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो इसको पढ़ोगे, जल्दी कवर होगा और प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी। यहाँ से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है सही होने की। ठीक है, तो कोशिश ये करो इसमें अच्छा स्कोर करना है, इसको सपोर्टिव बना के चलो। कभी कभी ऐसा नहीं करना कि इसको प्राइमरी बना लेते हैं, इसको सपोर्टिव, इसको पढ़ना। भाई फार्मेसी जो है यही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जिसका फार्मा अच्छा होगा उसको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जिसका फार्मा वीक होगा उसके नंबर नहीं आने वाले। ये जनरल अवेयरनेस में से 100 क्वेश्चन में से 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी बच्चों पे बनते होंगे। और अगर आप फार्मा में 80 स्कोर कर बैठे
और वहां से आपको ले आए नंबर, तो फिर तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जैसे फार्माकोलॉजी में देखा गया 10 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पेपर में 10 आए तो फार्माकोलॉजी में 10 ही आएंगे। भाई फार्माकोलॉजी में मेन अपना ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, अच्छे से उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भाई लिखा है 3 क्वेश्चन, बढ़ भी सकते हैं। इसमें हमारा फार्मेसी एक्ट है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है दोनों को, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स की बात करो तो 26 क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसमें हमारा क्या आ रहा है भाई, बायो फार्मास्यूटिक्स भी है, इंजीनियरिंग भी है इसमें हमारा, ठीक है, आपका फिजिकल फार्मेसी भी है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें, एनडीडीएस भी है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 26 क्वेश्चन आए। फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन आए, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी कई चीजों का फ्यूज्ड फॉर्म है जो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री होगा और साथ में एनालिटिकल केमिस्ट्री होगा, इनके आपको क्वेश्चंस आए, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है, 4 क्वेश्चंस आए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है यहाँ पढ़ना आपको। देखो मतलब पेपर में सभी जगह से क्वेश्चन है, पैथोफिजियोलॉजी से भी है आपके क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से है और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा बेसिक पार्ट है, जो पार्ट 1 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आपके सामने है, क्योंकि देखो 200 क्वेश्चंस हैं, हम एक साथ डिस्कस कराएंगे, 3 to 4 आवर्स का वीडियो बनेगा, आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही पढ़ाई करते रहते हो तो सब लोग परेशान ही रहते हैं, हर व्यक्ति पढ़ने का बोलेगा, बोलेंगे हर सर आते हैं पढ़ के बोलने, पढ़ने का बोलते हैं, पढ़ के तो देखो तब कैसा लगता है। पढ़ने से बड़ी कोई मेहनत नहीं होती है बेटा, मैं बताऊं, आप किसी से बोलोगे एक वर्कर से कि वही काम कर दो, वो कर लेगा दिन भर काम, तो बोल के तो अपन पढ़ने बैठ गए ना, 8 घंटे रेगुलर पढ़ के देखना कितना मेहनत का काम है। पढ़ाई करना सबसे मेहनत का काम होता है, ठीक है। तो वो आप कर रहे हो, मतलब आपको मैं सल्यूट करूंगा जो इतना पढ़ रहा है 8-10 घंटे, आपको मिनिमम निकालना ही होगा रेगुलर वाला, ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो भाई 16 आवर्स पढ़ते हैं, अरे बेटा 16 आवर्स पढ़ते हो, बट मेन जो फोकस स्टडी है आपकी वो कितने टाइम करते हो, ठीक है। पढ़ना बोल रहा हूं मैं भाई, पढ़ना है अपन को, रिवीजन करना है, चीजों को याद करना है, लिख के देखना है, ठीक है। ये है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री वाला सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द कोरोजन ऑन डीजिंकिफिकेशन इज, एक कोई मेटल होता है, आपने सुना होगा कभी, ब्रास। ये क्वेश्चन भाई अगर आप बोलो ये क्वेश्चन सर हमारे सिलेबस का था या नहीं था, ये हमारे सिलेबस का है या नहीं, ये हमारे घर का क्वेश्चन है भाई। हमारे ब्रास जो हमारा मेटल है वो 2 मेटल से मिलकर बना होता है। ब्रास जानते हो सब लोग, ठीक है। ब्रास जो होता है हमारा, तांबा जो होता है, तांबा, ठीक है। तो हमारा जो होता है, जो ब्रास जो रहता है उसमें कॉपर रहता है और जिंक रहता है, ये अपन को पता है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। तो भाई कॉपर और जिंक होता है, जिसको अपन पीतल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर और जिंक रहता है उसमें, तो वो ब्रास कहलाता है, ठीक है। ब्रास में आपका कॉपर और जिंक रहता है। अब बताइए, जिंक को हटा दोगे तो तुम बचेगा क्या यार, बताइए एक चीज मुझे ये बताओ। इस क्वेश्चन में था क्या, ये जो होता है कॉपर और जिंक दोनों साथ में है भाई, इसमें से कॉपर में से आपका जिंक हट गया है, डीजिंकिफिकेशन मतलब इसका कोरोजन हो गया, ये रिमूव हो गया है हमारा। जैसे भाई हमारा जब अपना आयरन रहता है, लोहा रहता है, लोहे पे जंग लगती है तो उसमें हमारा क्या होता है, आयरन का हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो वही इसमें है कि भाई अगर आपका यहां से जिंक रिमूव हो गया है तो क्या बचेगा भाई, कॉपर बचेगा। इसका कॉमन सेंस है हमारा आंसर था, ठीक है। इसको कोई बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपका कॉपर एकदम करेक्ट आंसर था। देखो यहाँ पर आपको वही प्रोसेस होता है, देखो यहाँ पर हमारे अभी जो है, जो भी है यहाँ पर हमारा पूरा है ये, ठीक है। धीरे धीरे जिंक इससे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिंक अपना क्या हो जाता है, रिमूव होता है, तो उसी को क्या बोलोगे, डीजिंकिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस का है भाई। जैसे मैं यहाँ पे एम लिख देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, एम है हमारा, ये एम है और ये M-1 है, इसमें जो डिफरेंस किसका चल रहा है, एक्चुअल में ये पूछा गया अपन से, डिफरेंस किसका चल रहा है। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफरेंस किसका चल रहा है, ये डिफरेंस पूछा गया है। आपको ये नहीं पूछा गया कि M+1 और M-1 इज इक्वल टू क्या होता, तो कहेंगे साहब 0 होता है, न्यूट्रल आंसर लगा देते हैं। अरे भाई आपसे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है सम ऑफ द टू ट्रांसफरेंस नंबर, T प्लस है उसका और T माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कितना ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, बस ये पूछ रहे हैं। तो M+1 है, ये M जा रहा है और M-1 है, ठीक है, समझ गए। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, तो ट्रांसफरेंस किसका हो रहा है, केवल एक 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफरेंस हो रहा है, केवल ट्रांसफरेंस किसका हो रहा है, हमारे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस इसमें हमारा चल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन,
ठीक है, ये भी आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर, लॉ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटीज इज नोन एज। भाई हमारी गैस सॉल्युबिलिटीज से स्टडी से रिलेटेड लॉ क्या होता है? भाई कोई लॉ होता है जिसमें पार्शियल जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर जो अपने लिक्विड की सरफेस पर रहता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो लॉ कौन सा लॉ होता है? उसको भैया हेनरी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हेनरी लॉ बोलते हैं। तो हेनरी लॉ मिला है तो नीचे हमारा ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, B इज इक्वल टू RI होता है, ये हमारी कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन में यूज होगा। नर्स इक्वेशन जो होता है हमारा भाई पोटेंशियल का होता है, ये हमारा नर्स इक्वेशन किसको बताता है? पोटेंशियल को बताता है, जो हमारा E इज इक्वल टू E0 रहता है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर आपका ये रहता है पूरा नर्स इक्वेशन, ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन में अपना यूज होगा पॉइंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है 0.0591 यहाँ पर n रहता है और लॉग यहाँ पर आपका रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन होता है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा क्या रहता है? नर्स इक्वेशन पोटेंशियोमेट्री में यूज होता है। फेराडे लॉ क्या होता है भाई? फेराडे लॉ हमारा जो कॉलोमेट्री होता है, कॉलोमेट्री मेथड है एनालिसिस की, इसमें क्वांटिटी आप चार्ज को मेजर करते हैं तो ये फेराडे लॉ होता है, ठीक है, ये फेराडे लॉ। तो ये लॉ आपको सब पढ़ना है। जैसे भाई आपको पता है नोइस-व्हिटनी इक्वेशन कहां यूज होता है भाई? ये आपको यार डिसोल्यूशन का है। फिक्स लॉ किसका होता है? डिफ्यूजन का होता है। आपको पता है भैया बियर-लैम्बर्ट्स लॉ कहां यूज होता है? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ओक्स लॉ कहां यूज होता है? आईआर में यूज होता है, ठीक है। तो ये लॉ जरूर याद रखना, ओक्स लॉ आईआर में यूज होता है। आपको लैम्ब्रोर इक्वेशन जो होता है ये हमारा एनएमआर में यूज होता है, ठीक है। वॉन डीमेटर इक्वेशन कहां यूज होता है भैया? क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपको लॉ पे कई बार ये पास पूछ लेते हैं, ये वाला जैसे हेक्सोन-क्रोवेल लॉ होता है, हेक्सोन-क्रोवेल लॉ होता है आपका, हेक्सोन-क्रोवेल लॉ, ये पाउडर के डिसोल्यूशन का होता है लॉ, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि जो लॉ मैं लिख रहा हूं आप इनको नोट कर लेना। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है आज का कि भाई आपको ये पढ़ाएं और आगे बढ़े। मैं चाहता हूं भाई आप सीख, जैसे भाई इक्वोक इक्वेशन होता है, ये इक्वोक इक्वेशन रहता है हमारा, करंट वाला होता है 607 रहता है, एनसी रहता है आपका, डीएमटी रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 136 रहता है, 2121 होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो होता है हमारा ये आपका किसमें? पोलरोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो हो सकता है इक्वेशन आप ना लिख पाओ बट नाम अभी जरूर याद रखना, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये वाला जो लॉ होता है कहां पर यूज होता है। आपको हमारे फार्मेसी में चीज को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन जो होता है हमारा पोलरोग्राफी में डिफ्यूजन करंट को बताता है। ये होता है आईडी इक्वल टू होता है 607 रहता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एन रहता है, सी रहता है, ये कंसंट्रेशन रहता है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, एम हमारा क्या होता है? मास होता है, और टी क्या होता है? ड्रॉप टाइम होता है। यहाँ पर आपको लिखना होता है 236 और यहाँ पे 121। तो ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है इस पे पावर 1/2 होता है, मास पे जो पावर होता है यहाँ पर आपका यहाँ पर रहता है 3/2, और ये टेम्परेचर पे क्या रहता है? 1/6 रहता है। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका 121 और नीचे 236 रहता है, ये तरीका है याद करने का। देखो आईडी इज इक्वल टू 607 रहता है, एनसी रहेगा, डी पे जो पावर रहता है 1/2 का रहता है, एम पर जो पावर रहता है हमारा 2/3 का रहता है, और टी पे कितना रहता है? 1/6 का रहता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि डिफ्यूजन करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। डिफ्यूजन करंट भाई अगर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के क्या पूछेंगे तो 1/2 होता है। डिफ्यूजन करंट आपसे अगर मास का कोई पूछ लेता है तो 2/3 होता है। अगर आपसे ड्रॉप टाइम का पूछेगा तो टी का क्या होता है? 1/6 होता है। तो हम एग्जाम में भूल जाते हैं, तो मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि डीएमटी के ऊपर आपको क्या लिखना है? 121 लिखना है, और नीचे आपको 236 लिखना है। तो डी पे देखो 1/2 हो गया, एम पे 2/3 हो गया, और टी पे क्या हो गया? 1/6 हो गया। तो इस तरीके से इसको इजीली याद कर दोगे आप, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये इक्वेशन कहां पर डिफ्यूजन करंट मेजर करता है हमारा, कहां यूज होता है? पोलरोग्राफी में। पोलरोग्राफी में करंट वर्सेस वोल्टेज का अपना कर्व बनता है, वहां पर इसका यूज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो हमारा लॉ है, आगे आता है आपका एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द मर्क्यूरी क्लोराइड एट्रीब्यूट टू द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम हैविंग ग्रुप, ठीक है। कुछ ग्रुप को आपका अफेक्ट करता है भाई, मर्क्यूरी क्लोराइड हमारे एंजाइम पे काम करता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो माइक्रोजिम है उसके एंजाइम को अफेक्ट करता है। तो एंजाइम में कौन से ग्रुप को अफेक्ट करता है? उसके सल्फाइड्रिल ग्रुप को ये स्पेशली अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बाय डिराइव्ड बाय, ये किसने डिटरमाइन किया था भाई? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है हमारा के, ठीक है,
और उसका नेगेटिव लॉगरिथम क्या होता है पीके। ये किसने बताया था आपको? मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बाय डिराइव्ड बाय, इसमें बेंसी, बेंसी अच्छे से याद रखना, हमारे बेंसी ने ये वर्क किया हुआ था, ठीक है। बेंसी ने थे जो आपके जो है बेंसी ने ये वाला वर्क किया हुआ था, ध्यान रखना है। तो ये बेंसी हेल्ड ब्रांड मेथड्स थी, उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, कई बार तो इतना बस पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, तो भाई उसका सिंबल क्या होता है, तो पीके नहीं लगाना, पीके नहीं लगाओगे, के बोलते हैं उसको, वो नेगेटिव लॉग होता है जो हम बोलते हैं पी लगा दोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ये याद रखिए। इसके बाद होता है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन अ सेकंड मीडियम, ये तो सबको पता होगा भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी क्या होती है, बल्क प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी एचपीएलसी रहती है, हमारी क्रोमेटोग्राफी है, उसमें बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर में इसको डालते हैं। भाई अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो मतलब उसका कंसंट उसमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वहां पे चेंजेस हो सकता है। तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी नहीं होगा, मोलर पोलराइजेबिलिटी भी नहीं होगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम करेक्ट आंसर होगा अपना, सी आंसर क्या होगा, करेक्ट। जब अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है भाई, हमारी जैसे लाइट है ऊपर से पानी के अंदर जाती है तो बेंड हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन ही तो कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये रेशो होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऐसे बाय द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज पर द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। देखो ऐसे के क्वेश्चंस वैसे पहले जीपैट में बहुत आते थे, फिर जीपैट में आना बंद हो गए, लेकिन सोचो 2021 का हमारा ये डी ट्रिपल एस बी का पेपर है, उसमें आया है ऐसे का क्वेश्चन, मतलब ऐसे ने वापसी कर ली है भैया, ये अपनी अब इनिंग खेलने के लिए तैयार हो गया है। एक समय था ऐसे के क्वेश्चन हमेशा आते थे, अब फिर से आ गया। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे मतलब हमारा मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेटल तो सभी दे दिए इन्होंने अपन को, अब कैसे पता चले, तो इसमें बेसिकली जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का ऐसे करते हैं एज पर द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे का मतलब समझते हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे कोई डराने की चीज नहीं है, ऐसे का मतलब होता है टेस्ट करना, हम ड्रग को टेस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से। ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रहेगा अपना मैग्नीशियम से क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मैग्नीशियम से वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसका हम टाइट्रेशन कर लेंगे और हम वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को निकालेंगे और इसका अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइप किसका, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की कहानी बहुत बड़ी है। ईडीटीए जो होता है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये आता है कई बार, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है, ये हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सबसे कॉमन है, लेड की पॉइजनिंग में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा डाइमरकैप्रोल भी होता है, सक्सीमर भी होते हैं, आर्सेनिक और मरकरी की पॉइजनिंग में यूज होते हैं। इसके अलावा भाई हमारा डेस्पेरोक्सामिन जो आयरन की पॉइजनिंग में यूज होता है। इसके अलावा हमारा पेनिसिलामीन होता है, पेनिसिलिन नहीं पेनासिलामीन होता है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, ये आपके लेड की पॉइजनिंग में यूज होता है, कॉपर की पॉइजनिंग में और मैग्नीशियम की पॉइजनिंग में यूज होता है। तो ये जरूर याद रखें आप, ये साथ में इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यहां पर ये है भाई हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिटरमाइन द एस वैल्यू, द एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन ऑफ एस डिटरमाइंड बाय बॉइलिंग विद। भाई जो एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन रहता है हमारे एस का, उसको हम किस में बॉयल करेंगे भाई, हम उसको डाइल्यूट एचसीएल में बॉयल करते हैं। किस में बॉयल करोगे भाई, डाइल्यूट एचसीएल में बॉयल करेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि डाइल्यूट एचसीएल में आप कर लोगे, ये तो इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ आया है वर्ड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो उसको समझो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का वर्ड होता है यहाँ पर जो भी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा उसका हम वेट लेंगे, वेट डिटरमाइन करेंगे और वेट की हेल्प से एनालिसिस करोगे, तो ये ग्रेविमेट्रिक है। अगर आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करते हो, ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट को नहीं देखते, इस जिस वॉल्यूम पर प्रेसिपिटेट बना है इसमें हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप होता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारा अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहलाता है, इसमें बोलार फजन्स मेथड और मोअर मेथड्स हमारी यूज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना इसमें प्रेसिपिटेट की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे गन्ने का जूस निकाल देना जूस की वैल्यू है, ऐसे में वॉल्यूम की वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू किसकी है, जैसे कपड़े धोते ना अपन लोग तो कपड़े की वैल्यू है, पानी तो अपना बह जाता है, तो इसमें हमारा प्रेसिपिटेट को लेना है, हमको प्रेसिपिटेट को लेना है, ध्यान रखना इसमें प्रेसिपिटेट का मेजरमेंट किया जाता है। अब ये जो मेथड है हमारी, इसमें स्टेप्स होते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा,
फिर इसमें वर्ड आता है एक डाइजेशन आता है। डाइजेशन वर्ड पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। डाइजेशन का मतलब अगर हमें बोलूं क्रिस्टल ग्रोथ होता है, ओस्टवाइल्ड राइपनिंग बोल सकते हो उसको। मतलब पहले मान लो एक अपना बड़ा प्रेसिपिटेट बन गया, ये अब छोटे छोटे क्रिस्टल बेचारे रह गए हैं, तो इन क्रिस्टल्स को फिर से इस पे रीडिपोजिट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आपका डाइजेशन कहलाएगा। और उसके दौरान क्या होता है, इसी चीज को हम सिमिलर कर सकते हैं, ओस्टवाइल्ड राइपनिंग भी बोल सकते हो, क्रिस्टल ग्रोथ भी बोल सकते हो। एक बार ये क्वेश्चन आया है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, जो डाइजेशन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो उसके ऑप्शन में था ओस्टवाइल्ड राइपनिंग, तो बिल्कुल सही आंसर था वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट रेड कलर इज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन इन मोलार मेथड्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। भाई हमने कहा था मोलार मेथड्स हमारी होती है, ठीक है, इसमें हमारा थायोसाइनेट आयन का अपन एस्टिमेशन करते हैं, या जिसमें देखो क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए तो हमारा कौन होता है, मोहर्स मेथड होती है, इसमें सीधा AgNO3 से रिएक्शन हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट से और कर लेते हैं हम। अब जो कुछ स्पेशल आयन होते हैं जैसे सल्फेट आयन है, परक्लोरेट आयन है, इन लोग के लिए मोलार मेथड्स होती है। एक हमारी फजन्स मेथड होती है, वो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर बेस्ड मेथड होती है। तो सबसे पहले तो मेथड्स तीनों हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा किसका है, मोलार मेथड्स का। इसमें रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। चलो आज थोड़ी देर के लिए तुम लोग भूल जाओ, तुम लोग ये भूल जाओ कि तुम फार्मेसी के स्टूडेंट हो। तुम ये मान लो कि भैया हम तो साइंस वाले बंदे हैं, हमें इतना पता है कि हमारा हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, और उस हीमोग्लोबिन में अपना कौन सा फॉर्म होता है भैया, फेरस फॉर्म होता है। तो इसमें देखो यहाँ नहीं है, ये नहीं है आयरन, ये नहीं है आयरन, ये नहीं है आयरन, तो आयरन जहां रहेगा वहीं तो रेड कलर आएगा। इसमें फेरिक आयन जो होता है इंडिकेटर होता है, थायोसाइनेट आयन से रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनेट आता है और उसका रेड कलर बन जाता है। तो ये इसका इंडिकेटर का काम करता है हमारी मोलार मेथड्स में। ठीक है, ये मोलार मेथड्स में किसका काम करता है भाई, इंडिकेटर का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना ये इंडिकेटर का काम करने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये देखो मोलार मेथड्स में हमारा ये जो AgCl है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये आपका फेरिक जो होता है थायोसाइनाइड बन जाएगा आपका, और ये रेडिश कलर दे देता है हमको। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन द रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन का स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज समझते हो, कंपैरिजन करना। जैसे आपके घर वाले बोलेंगे भैया यार उनका बच्चा DSSB में सिलेक्ट हो गया है, अब तुमको सिलेक्ट होना है भाई, तुम्हारा चांस है अब। ठीक है, वो 2021 में सिलेक्ट हो गया, मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड, इसको इसकी जॉब लग चुकी है। अभी अपन जो है बेरोजगार हैं, अपन अपना इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो जैसे कोई ए केमिकल होता है, ठीक है, और एक अपना बी ग्रेड के केमिकल, ए केमिकल अपने हाईली प्योर होते हैं और बी वाले थोड़े से लेस प्योर होते हैं। मतलब इनका टाइम के साथ इनका कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। जैसे भाई इसके डिब्बे पे मान लो लिखा है 0.1 नॉर्मल, जब ये बनाया गया था, ठीक है, अब पता चला उसका 0.1 नॉर्मल की जगह 0.091 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसको देखते हैं एट ए टाइम अपन किससे, प्योर से कंपैरिजन करके, तो वही कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या यूज करोगे भाई, फेरस अमोनियम सल्फेट को अपन यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन किसका किया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइमरी स्टैंड के। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रिएजेंट यूज इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐसे करना है आपको, तो किसकी हेल्प से करोगे आप भाई, ऑक्सीजन का ऐसे। देखो ऐसे का क्वेश्चन, ऐसे मतलब डरा मत करो, ऐसे का मतलब होता है टेस्ट होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है, सिंपल हमारा टेस्ट होता है। ऐसे का मतलब होता है किसी चीज का हमको टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑक्सीजन कैसे करोगे आप भाई, इसके लिए जो करते हैं हम एल्कलाइन पायरोगेनोल सॉल्यूशन को यूज करते हैं, इसको आप याद कर लेना, एल्कलाइल पायरोगेनोल सॉल्यूशन को यूज करते हैं ऐसे के लिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन का टेस्ट है। ऑक्सीजन भाई हमारी प्राण वायु होती है। ऑक्सीजन का जो स्टोरेज आपसे पूछ सकते हैं भाई, ऑक्सीजन को किस कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं भैया, ये ब्लैक कलर का सिलेंडर रहता है, उसका जो शोल्डर रहता है वो व्हाइट रहता है, कभी देखना हॉस्पिटल का। CO2 का जो रहता है उसका ग्रे कलर का शोल्डर रहता है। हमारी नाइट्रस ऑक्साइड जो अपनी रहती है N2, ये जनरल एनेस्थेटिक भी होती है। इसको, इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ब्लू होता है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, ब्लू होता है, और इसको हमेशा 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे सिलेंडर को स्टोर करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है, 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर करते हैं इसको, और ब्लू कलर का सिलेंडर होता है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है हमारा ऑक्सीजन का टेस्ट पूछा था, पायरोग्लोल सॉल्यूशन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, which of the following dye that produce the result similar to the litmus paper। भाई
लिटमस पेपर हम बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, एसिड में भाई हमारा रेड हो जाता है और बेसिक कंडीशन में अपना क्या हो जाता है, लिटमस पेपर ब्लू। मतलब सबसे पहले जिसने हमको बताया कि भैया ये एसिड है और ये बेस है, फिर बाद में इंडिकेटर इंडिकेटर आए, फिर थ्योरीज आई हमारी भाई, आर्रीनियस की थ्योरी आई, ठीक है, आपका ब्रॉन्डेस्टेड थ्योरी आई, लुईस थ्योरी आई, सब थ्योरी आई, उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें कही। लेकिन लिटमस पेपर तो भाई शुरुआत थी ना आपकी। तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा है लिटमस, अगर इसको भी देखो तो लिटमिन लिखा है, तो एजोलिटमिन यूज कर सकते हैं, सिमिलर होता है हमारे लिटमस पेपर का, सीधा सीधा याद कर लेना है, ठीक है। कुरकुमिन आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई, हमारे टर्मेरिक में रहता है, ठीक है। तो ये एजोलिटमिन को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज अ लिटमस पेपर की जगह, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को। एजोलिटमिन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज, देखो एजोलिटमिन इंडिकेटर अपन यूज कर सकते हैं किसकी प्लेस पर, लिटमस के, ये भी हमारा रेड और ब्लू ही होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका अल्टरनेटिव होता है भाई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एमिटिक, एमिटिक मतलब हमारा वोमिटिंग लाने वाला, तो एमिटिक के लिए तो भाई आपका NaCl भी हाई कंसंट्रेशन में दे दो तो कर देता है, इपिकॉक कर रहा है हमारा, एमेटीन होता है। अब ये तो है नहीं ऑप्शन में, और इनऑर्गेनिक उन्होंने पूछा है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताना, आयोडीन भी इनऑर्गेनिक है, सोडियम आयोडाइड भी इनऑर्गेनिक है भाई हमारा, ठीक है, फेरिक क्लोराइड भी हमारा। इसमें जो आंसर रहेगा अपना कॉपर सल्फेट, अच्छे से याद कर लेना। कॉपर सल्फेट क्या होता है हमारा, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एमिटिक होता है। अगर इसमें बेटा NaCl भी लिखा होता तो वो भी सही है, हाई कंसंट्रेशन में NaCl भी क्या होता है अपना, एमिटिक होता है, हाई कंसंट्रेशन में NaCl भी अपना क्या होता है, एमिटिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NaCl भी क्या होता है अपना, एमिटिक होता है। इसके बाद आता है मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन समझ रहे हो, ये बोन्स के अंदर की बात नहीं चल रही, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, ये ज्यादा रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये रहते हैं। तो आपसे अबंडेंट पूछा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। अगर आपसे इंट्रा सेलुलर पूछेंगे तो पोटेशियम आंसर है, अपन से एक्स्ट्रा सेलुलर पूछा है तो हमारा सोडियम आंसर। आप बोलोगे सर हड्डियां तो बनी है कैल्शियम से, भैया बोन तो बनी है, तो एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड में थोड़ी ना है कैल्शियम हमारा, ठीक है, वो बोन्स के अंदर है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने भाई, एक्स्ट्रा सोलर आयंस पूछा है, ठीक है, बॉडी में, तो ध्यान रखना उसका आंसर होगा सोडियम, ठीक है। ये देखो कंसंट्रेशन याद कर लेना अच्छे से। देखो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है एक्स्ट्रा सोलर, एक्स्ट्रा सोलर में देखो सोडियम अपना भैया हाफ वन शतक के बाद हाफ सेंचुरी लगा रहा है, ठीक है। ये कई बार तो यूनिट पूछते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो हमारे आयंस रहते हैं हमारे फ्लूइड में उसकी यूनिट क्या होती है भैया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। सोडियम कह रहा है 150 के अराउंड में रहता हूं, ठीक है। पोटेशियम कह रहा है भैया हम अंदर रहते हैं अपन का 100 लगता है पूरा, ठीक है। मैग्नीशियम भी कह रहा है मैं 123 की रेंज में रहता हूं, ठीक है। ये हमारे इंट्रासोलर मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, ठीक है। अब आते हैं भाई यहाँ पर क्लोराइड, क्लोराइड आयन जो होता है ये एक्स्ट्रा सोलर होता है। बाइकार्बोनेट आयन हमारा एक्स्ट्रा सोलर होता है। प्रोटीन, प्रोटीन कुछ आपके इंट्रासोलर हो सकते हैं। फॉस्फेट हमारा इंट्रासोलर में आता है, देखो 149 में है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद है। कुछ नेगेटिव आयंस भी रहते हैं हमारे, तो बेसिकली इस पे कई बार क्वेश्चन आता है हमको, ठीक है। इनके फंक्शन सब जानते होगे भैया। सोडियम जो है हमारा मेन बंदा है, किसको कराता है, एक्शन पोटेंशियल की डिपोलाइजेशन को। पोटेशियम जब अगर ओपन होता है तो ये बाहर ही जाता है। पोटेशियम बाहर क्यों जाता है भैया, ये अंदर ज्यादा होता है तो बाहर ही तो जाएगा, बदले में क्लोराइड को अंदर लेके आता है तो क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन हमारे पीएच के लिए मेंटेन करके रखता है पूरा, तो अलग अलग इनके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं आयंस के, ठीक है। नाइट्रस, देखो क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जब भी पढ़ो बेटा तो याद कर लेना ये लफिंग गैस होती है, साथ में हमारा जनरल एनेस्थेटिक होता है, इनहेलेशन वाला। नाइट्रस लिखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला NO होता है और ये NO अपना वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है NO अपना, वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है पूरा, ये अलग चीज है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। भाई हमारा क्या है, ये जो भाई है अपना लफिंग गैस है और क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक होता है। दो चीजें याद रखना अच्छे से। इसका एडवर्स इफेक्ट में डिफ्यूजन हाइपोक्सिया मिलेगा आपको और सेकंड गैस इफेक्ट मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हमेशा ऑक्सीजन के मिक्सचर के साथ दिया जाता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर ब्लू होता है। अभी बताया था मैंने कि क्वेश्चन आता है, इसी पेपर में आ गया। 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे सिलेंडर रखना है। चलो आपने नहीं पढ़ा था, चलो मैं मान लूं भाई अपन नहीं पढ़ पाते, समय कम है, बहुत सारा सिलेबस है, नहीं पढ़ पाए। ऐसे ब्लू कलर की जो टी शर्ट है ना, ऐसी कलर होता है सिलेंडर का पूरा, ठीक है, नहीं पढ़ पाए। अब कॉमन सेंस बताओ, आपके घर में मान लो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर रखा है या वहां रखा है हॉस्पिटल वगैरह में,
तो उसको क्या धूप में ले जाके रख दोगे भैया? धूप में रखोगे तो 45 जाएगा। फ्रिज में रखोगे क्या? नहीं रखेंगे सर हम, तो ये भी नहीं होगा। तो कहाँ रखेंगे अपन उसको? रूम टेम्परेचर पे रखोगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ वो ये पूछ रहे हैं किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग। तो नॉट एक्सीडिंग में 36 अपना आंसर सही हो जाएगा भाई। 45 तो बहुत हो जाता है, ब्लास्ट हो सकता है यार, 40 डिग्री के ऊपर ही जाना हो जाता है, एक्सेसिव हीट में चला जाता है। ये तो जानते हो नहीं, 2 to 8 हमारा कोल्ड होता है, 8 to 25 हमारा कूल होता है, 25 to 30 वर्किंग होता है, 30 to 40 हीट होता है, 40 से ऊपर एक्सेसिव हीट होता है। ये हमारे आईपी के टेम्परेचर का पैरामीटर है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो ध्यान होगा कि नहीं होगा भाई। ये ब्लू कलर का सिलेंडर है, देखो द पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर इज 6.8 to 8.4। मतलब भैया कहाँ जा रहा है ये अपना? एल्कलाइन रेंज में जा रहा है। अब बताना है अपन को एल्कलाइन रेंज वाला कौन है यहाँ पर। देखो ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन है, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड तो भाई साइड कर दो। ये लोग तो कहाँ के हमारे भैया? ये एसिडिक वाले हैं लोग, ये एसिडिक वाले। फिनोप्थलीन है नहीं ऑप्शन में अपने पास, फिनोप्थलीन है नहीं, तो बचा गया उसी के जैसा लगाओ ना, उसी के जैसे मिलते जुलते व्यक्ति को आंसर लगाओ। फिनोल रेड एल्कलाइन रेंज में काम करता है। ठीक है, ये देखो हमारा ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन होता है, एसिडिक में कर रहा है। ये मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में करता है, मिथाइल रेड एसिडिक में करता है, फिनोल रेड अपना एल्कलाइन रेंज में काम करता है। ठीक है, जो एसिड बेस के ये हमारे क्या होते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन के क्या है बेटा? ये इंडिकेटर होते हैं। अब आता है बफर प्रेजेंट इन द वाटर सॉल्युबल रेडियो ऑप्टिको कंट्रास्ट मीडिया। पहले तो कंट्रास्ट मीडिया का नाम बताओ। इसमें रेडियो कंट्रास्ट मीडिया जो होता है हमारा बेरियम सल्फेट होता है। ठीक है, और कहां हमारा बेरियम यूज होता है भैया? बेरियम क्लोराइड हमारा सल्फेट के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। इसमें क्या होता है? बेरियम सल्फेट का अपना प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी बनती है। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन कर लेते हैं अपन स्टैंडर्ड से। लिमिट टेस्ट की कहानी है वो, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। बेरियम सल्फेट हमारा एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया होता है भाई, इसको अपन रेडियो मील भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। उनने बफर पूछा है, इसके लिए बफर कौन होता है भाई? तो इसके लिए जो बफर होता है अपना कुछ स्पेशल ही तो होगा। एसिडेट तो कहीं भी मिल जाएगा, टार्ट्रेट है, सल्फेट है, इसके लिए साइट्रेट बफर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? साइट्रेट बफर को यूज करते हैं। ये ध्यान रखना आप, किसको यूज करते हैं? साइट्रेट बफर के लिए। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। द इंडिकेटर यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ द बार्बिट्रेट्स। ठीक है, अब बार्बिट्रेट से हमारे भाई, बार्बिट्रेट्स अपन जानते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होती है लोग। ठीक है, क्या होते हैं? सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं। ये सीएनएस का डिप्रेशन करते हैं, टॉलरेंस ज्यादा करते हैं, डिपेंडेंस ज्यादा करते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं भाई? मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर होते हैं। इनका सेफ्टी ऑफ मार्जिन बहुत लो होता है, इनका एंटीडोट भी नहीं है। अगर इनकी पॉइजनिंग हो गई तो भैया बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको भाई अपन बहुत रेयर यूज करते हैं। इसके कुछ मेंबर यूज होते हैं, जैसे हमारा फिनोबार्बिटॉन होता है, ये एज अ एंटी इपिलेप्टिक यूज होता है। और थायोपेंटोन और मिथोएक्सिटोन जो अल्ट्रा प्रोटेक्टिव बार्बिट्रेट्स में आते हैं, ये थायोपेंटोन मिथोएक्सिटोन ये जनरल एनेस्थेटिक में यूज होते हैं। और फिनोबार्बिटॉन तो यूज होता है वो हमारा किसमें? एपिलेप्सी में, एंटी इपिलेप्टिक में। और फिनोबार्बिटॉन का जो मेटाबॉलिज्म इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ना, इसके कारण नियोनेटल जॉइंटिस में देते हैं लो डोज में। तो ये इसके यूज है। इसके अलावा इसको यूज नहीं करते, बंद कर दिया गया। इसकी जगह किसने ले ली है? हमारे बेंजोडाइजिपीन ने ले ली है, जिसमें हमारा डाइजीपाम आता है, जीपाम लगा रहता है, डाइजीपाम है, अल्प्राजोलम है, ये सब आते हैं। बेंजोडाइजिपीन में जो नंबरिंग रहती है आगे 1,4 डाइहाइड्रोप्रोडीन होती है। ये 1,4 क्या होता है? बेंजोडाइजिपीन होता है। ठीक है, याद रख लेना। कभी कभी आईयूपीएसी ने आया है डाइजीपाम का एग्जाम में, बच्चे कह रहे हैं सर डाइजीपाम का स्ट्रक्चर देखा है आपने, वो में कितना बड़ा है, कैसे याद कर लें? अरे मैंने कहा भैया तुमको किसने कहा था स्ट्रक्चर याद करो? एक ही ऑप्शन में तो लिखा हुआ था 1,4 बेंजोडाइजिपीन और 7 क्लोरो। यही तो ऐसे आ रहा है इसका। 7 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है और नाइट्रोजन 1 और 4 पोजीशन पे होता है। तो इतने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, अब एक बस ऐसा होता है पूरे बेंजोडाइजिपीन में, उसका नाम है क्लोबाजेम। ये क्लोबाजेम में 1,5 बेंजोडाइजिपीन होता है, ये उसका एक्सेप्शन है। और आपको बुक में कहां मिलेगा भाई? ये 1,4, ये 1,4 अपन को मिलेगा बेटा 1,4 डाइहाइड्रोपैराडीन रिंग होती है। ये होती है हमारी अम्लोडिपीन में, एम्लोडिपीन, निफेडिपीन, नाइट्रेंडिपीन, ये 1,4 डाइहाइड्रोपैराडीन होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, एल टाइप हमारे। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग जो सीबीएस में रहता है का ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं। आर्टीरियो डायलेटर हमारे ड्रग होते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है इसको। तो बात अब ये तो हो गई अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात। क्वेश्चन में ये था कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है भाई? नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारा एसिड बेस का टाइट्रेशन है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट जो रहेगा हमारा नॉन एक्वस रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हो तो फिनोप्थलीन हमारा एसिड बेस का होता है,
ब्रोमोक्रिसॉल एसिड बेस का होता है। अब ये दो, अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मोस्ट कॉमन इंडिकेटर तो हमारा क्रिस्टल वायलेट है, लेकिन बार्बिटूरेट्स के जो हम यूज करते हैं वो थार्मल ब्लू को यूज करते हैं। बार्बिटूरेट्स के लिए किसको यूज करोगे? थार्मल ब्लू को यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और बेंजोडाइजिपिन अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सब उसके काम कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात बेंजोडाइजिपिन का अपना एंटीडोट है, फ्लूमेजिनिल अवेलेबल है एंटीडोट, ये भी कई एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल लोबरिंग एजेंट्स हैव नेप्थाइलिन एस्टर डेरिवेटिव। भाई कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है भैया, नेप्थाइलिन एस्टर डेरिवेटिव होता है, उसका नाम हमको बताना। कभी भी जैसे आप पढ़ते होगे मेरे हिसाब से, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग मतलब जो एचडीएल को बढ़ाती है, हमारे एलडीएल को कम करेंगी, वीएलडीएल को कम करेंगी, ट्राइग्लिसराइड को कम करेंगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। ये अपने बैड लिपिड होते हैं, एचडीएल अपना गुड लिपिड होता है। एचडीएल कभी भी जो ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन होती है इसमें फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस करता है ये एचडीएल, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देगा। अगर कोरोनरी आर्टरी में एथेरोसिस होती है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हमारे हार्ट को, और एंजाइना मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो ब्लड लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल हमेशा अपना ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। और अगर मान लो किसी का उल्टा हो जाता है, एचडीएल कम हो जाते हैं, ये बढ़ने लग जाते हैं, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको एंजाइना का भी चांसेस बन सकता है। तो ये लिखा है इनने कि कौन सी कम करती है भाई, कोलेस्ट्रॉल को। तो देखो इसमें जो है आपकी कोई भी ड्रग देखो तो सबसे पहले नाम आपको स्टेटिन का याद होगा, लोवास्टेटिन, एक ही तो बचा स्टेटिन हमारा, लोवास्टेटिन हमारा करेक्ट आंसर होगा एकदम, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। लोवास्टेटिन, देखो लोवास्टेटिन में अपन से क्या पूछ रहे हैं, नेप्थलीन, ये नेप्थलीन भैया बहुत काम की चीज है। नेप्थलीन कहाँ कहाँ रहती है, तो नेप्थलीन भैया नेब्यूमिटॉन में होती है। क्या आप बोलोगे सर ये नेब्यूमिटॉन कौन है? अरे नेब्यूमिटॉन हमारा प्रेफरेंशियली कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है, प्रेफरेंशियली कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है। ये पूरे एनसेड हमारे एसिडिक होते हैं, अकेला बंदा बेसिक होता है। इसमें इसी के साथ वाला होता है नेलेक्सोन होता है, नेलेक्सोन में भी नेप्थलीन रिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेफाजोलिन होता है, नेफाजोलिन में भी भैया नेप्थलीन रिंग होती है, और इसमें इमिडाजोलिन रिंग भी होती है। और सुनो कहां होती है, प्रोपेनोलॉल में होती है, प्रोपेनोलॉल में भी क्या होती है, नेप्थलीन रिंग होती है। तो अब अपन को एक और बंदा मिल गया जिसमें नेप्थलीन रिंग है, और वो कौन है हमारा, लोवास्टेटिन में भी क्या होती है, नेप्थलीन रिंग होती है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी इनका क्वेश्चन आया, आप बताइए आज अगर अपन को लोवास्टेटिन का क्वेश्चन आया तो उनने क्या ये पूरा नाम पूछा तुमसे, नहीं पूछा ना, उनने एक फंक्शनल ग्रुप पूछा बस, नेप्थाइलिन एस्टर। तो अगर आपको पता होता कि इसमें नेप्थलीन रिंग इसमें है तो सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाता। ये जो रिंग कहलाती है, ये चीज और कहीं देखी है? अरे आप याद करो बेटा, ब्यूफाडाइनोलाइट्स होते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, उसमें जो स्टीरॉयड रिंग की 17 पोजीशन होती है, वहां पे 6 मेंबर जो इलेक्ट्रॉन रिंग होती है वो किसमें होती है, ब्यूफाडाइनोलाइट्स में होती है, ब्यूफोटॉक्सिन जिसको बोलते हैं। 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग किसमें होती है, हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में होती है, जो डिजॉक्सिन वगैरह में, वो कार्डियोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देख के थोड़ा सा तो अपने दिमाग को वहां लेके जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, ये चीज आप जरूर नोट कर लेना बॉक्स में, ये नेप्थलीन रिंग वाली कहानी पूरी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द एजो इंडिकेटर, एजो बॉन्ड किसमें है भाई, ये वाला, ये एजो बॉन्ड किसमें होता है, फिनोल रेड में नहीं होता भाई, फिनोप्थलीन में नहीं होता, फेरोइन में नहीं होता, अरे तो किसमें होता, मिथाइल रेड में होता है, ये हमारा एजो इंडिकेटर कहलाता है। मिथाइल रेड एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, ये आपका मिथाइल रेड में होता है, एसिड बेस ट्रांजिशन का इंडिकेटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा, किसके लिए, आपकी, आप लोगों के लिए। हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके एक बेहतरीन बुक बनाया, जो आप लोग के बहुत ये डाउट रहता था सर एक साथ हम कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो उसके लिए ये पूरा हमने प्रिपेयर किया बुक। और इसमें बेसिकली जो हमारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज की ये बुक है हमारी, ठीक है। इसमें आपका DSSB फार्मासिस्ट जो है उसके 4 आपके क्या दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, और इसमें 14 हमारे सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर हैं, 3 हमारे मॉडल पेपर हैं, और सॉल्व्ड हैं ऊपर, आपको सबके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का आपको GDC क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, और आप कोर्सेज पे जाएंगे, इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें साथ में 5 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, ये कोर्स बना हुआ है, आप एप्लीकेशन में जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ये आपको मिलेगा। और सभी DSB जो DSSB फार्मासिस्ट के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली तैयार किया गया है बुक, ठीक है। तो भाई इसको मिस मत करना, क्योंकि और कोई बुक नहीं है मार्केट में अभी करंट में, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें सॉल्व पेपर दिए हैं, सॉल्व पेपर्स पूरे दिए गए हैं,
और आपको पूरा हमारा टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया गया है, ये हार्ड कॉपी बुक है, आपकी न्यू बुक है, अपडेटेड बुक है, इसको आप जरूर परचेज कर सकते हैं। ये केवल अपने एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन से आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक गैस ऑब्टेन ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ द टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारा पॉलीमर होता है भाई, ठीक है, टेफ्लॉन, और इसमें से कौन सी आपकी जो टॉक्सिक गैस होती है वो ऑब्टेन होती है टेफ्लॉन से। तो पॉलीप्रोपाइलिन, क्लोरो ट्राइफ्लोरोइथाइलिन, क्या होता है इसमें, परफ्लोरोआइसोब्यूटेन, परफ्लोरोआइसोब्यूटेन अपना रिलीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है हमारा केमिकल नेम हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये हमारा ऑक्टाफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, ये हो गया हमारा परफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन होता है। अब ये परफ्लोरोआइसोब्यूटाइलिन है, ये जो होता है हमारा ऑक्टाफ्लोरोआइसोब्यूटाइलिन हो गया, ये आपका रिलीज होता है, तो ध्यान रखना है आपको इसको। कॉम्प्लेक्स 3 इज अदरवाइज नॉन एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये कॉम्प्लेक्स 3 भैया कौन है, अरे कुछ नहीं भैया, कैल्शियम डाई सोडियम ईडीटीए, ईडीटीए को ही बोलते हैं अपन, ठीक है। ईडीटीए कितने ईडीटीए के कितने टी होते हैं भैया, हेक्साडेंटेड होते हैं। जैसे अपना भाई पकड़ेगा ना ईडीटीए किसी भी मेटल को, तो कितने जगह से पकड़ेगा, इसके 6 प्लेस से बाइंड करेगा ये, ठीक है। हेक्साडेंटेड होता है, मेटल पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है, स्पेशली लेड पॉइजनिंग का होता है, ठीक है। आयरन पॉइजनिंग में बस हमारा ईडीटीए यूज नहीं होता, आयरन पॉइजनिंग में डेस्पेरोक्सामीन यूज होता है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं तो होगा डाई सोडियम ईडीटीएट, ये अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्सोन थर्ड बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन का बॉस है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन करते हैं ना मेटल, उनका ये बॉस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ये उनका अपना बॉस है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर, ये क्लोरिनेडिन स्ट्रक्चर जो कौन सा डेरिवेटिव होता है, देखो क्लोरिनेडिन जो है, अगर आप क्लोरिनेडिन की बात करें तो क्लोरिनेडिन का स्ट्रक्चर में भाई ये चीज तो मिलेगी आपको, ऐसा क्लोरीन मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये रिंग मिलेगी, ये वाली रिंग इस तरीके से आपको दिखेगी, इसमें एक बॉन्ड रहेगा। अगर आपके दोनों बॉन्ड रहेंगे ऐसे, ये दोनों बॉन्ड रहेंगे, तो ये जो रिंग कहलाती है इमिडाजोल कहलाती है, क्या कहलाती है, इमिडाजोल। एक डबल बॉन्ड है तो ये जो रिंग होती है इमिडाजोलिन होती है, कौन सी होती है, इमिडाजोलिन रिंग होती है। अगर पूरे ही बॉन्ड चले जाएं तो इमिडाजोलिडीन कहलाती है, क्या कहलाती है, इमिडाजोलिडीन। लेकिन भले क्लोरिनेडिन के लास्ट में क्लोरिनेडिन लिखा है, लेकिन इसमें रिंग अपनी इमिडाजोलिन होती है, कौन सी होती है, इमिडाजोलिन, जो कि किसमें होती है आपके, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, एडिनर्जिक ड्रग, एंटी एडिन, उसमें कहां मिलती है इमिडाजोलिन, बहुत मिलती है। देखो क्लोरिनेडिन में मिलती है हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, ऑटो रिसेप्टर का, नॉरेपेप्टिन के रिलीज को ये डिक्रीज करता है, और इसका एक रिसेप्टर अपने ब्रेन में भी होता है इमिडाजोलिन, वहां जाके सिंपैथेटिक इफेक्ट को कम करता है। भैया ये ऐसा व्यक्ति है, सामने से कुछ है, मतलब ये सही आदमी नहीं है, ऊपर से तुमको क्या दिखेगा, एडिनर्जिक ड्रग है, तो मतलब नॉरेपेप्टिन का इफेक्ट बढ़ाने वाला होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो कम करता है। तो इसका काम क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जाता है, उसमें इमिडाजोलिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है, और अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर पे काम करता है, नॉरेपेप्टिन के रिलीज को कम करता है, सिंपैथेटिक टोन को रिड्यूस कर देता है, इसलिए ऐसा करता है। इसमें रिंग कौन सी होती है, इमिडाजोलिन। नेफाजोलिन अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर का नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है नेफाजोलिन, उसमें भी यही रिंग होती है आपकी, ठीक है। और एक ड्रग हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 का ब्लॉकर है, इसमें नाम है फेंटोलामीन होता है, ठीक है। फेंटोलामीन में भी हमारी कौन सी रिंग होती है, फेंटोलामीन और टोलाजोलिन, ये दो हमारे अल्फा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं, इनमें कौन सी रिंग होती है, इनमें भी इमिडाजोलिन होती है। अब जब हमने पहली बार पढ़ा तो यार हमारा तो दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या है, अल्फा 2 का नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, नेपाजोलिन जाइलोमेटाजोलिन, इन लोगों में भी इमिडाजोलिन है, तो हमने ये पढ़ लिया था। एक दो दिन बाद हमने ये एंटी एडिडेंट पढ़ा, तो उसमें भी मिला हमको अल्फा 1 अल्फा 2 का नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, उसमें टोलाजोलिन फेंटोलामीन मिला हमको, तो हमें ऐसा लगा यार कि गलत हो गया क्या कुछ। अभी तो पढ़ा था हमने यार एक दो दिन पहले, कोई अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते थे, उनमें नेपाजोलिन इमिडाजोलिन था। अब फिर आ गया ये, हमने पलटा पेज, तो वहां भी सही था यहाँ भी सही था, दोनों ही में रहता है, तो याद कर लिया हमने। क्लोनाडीन में भी इमिडाजोलिन रिंग रहता है, ठीक है। इमिडाजोल क्लोराइड हमारा पिलोकार्पिन होता है। और कहाँ होती है भैया इमिडाजोल रिंग, अरे इमिडाजोल रिंग ने बहुत कब्जा कर रखा है, हिस्टामीन में इमिडाजोल रिंग होती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा और किसमें होती है भैया, सिमेटाडीन में हमारी इमिडाजोल रिंग होती है, सिमेटाडीन में इमिडाजोल रिंग होती है। और कहाँ होती है साहब, अरे भाई देखो तो तुम कहाँ होती है, मेट्रोनिडाजोल, नाम लिखो जरा, मेट्रोनिडाजोल, ये एंटी एमिबिक ड्रग होता है, डीएनए का निडाजोल है भैया, निडाजोल, इसमें नाइट्रोइमिडाजोल होती है,
एक ने पीछे से बोला सर अल्बिंडाजोल, अल्बिंडाजोल, हमने बोला ठीक है साहब अल्बिंडाजोल लिखते हैं। अरे सर बिंडाजोल लिखा है इसमें, इसमें सर बेंज इमिडाजोल होती है, इसमें बेंज इमिडाजोल होती है, कई जगह होती है इमिडाजोल रिंग आपकी, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, इस पे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, इमिडाजोल रिंग का ध्यान रखना। इसमें क्लोनिडीन में देखो, अब आपका वो कंफ्यूजन तो है ही नहीं, ये इमिडाजोल है, इमिडाजोलिन है, इमिडाजोलिडीन है, भाई एक ही तो ऑप्शन बचा। अब इमिडाजोल लिखा होगा तो वही आंसर लगाना है तुमको, इमिडाजोलिन लिखा होगा तो वही आंसर लगाना, बचा क्या आपका इमिडाजोलिन, सीधा सीधा डी आंसर अपना एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसमें बायोकेमिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको भी अपन केमिस्ट्री के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन आया, अल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड्स, हमारे ग्लाइकोलिपिड्स जो होता है, अल्कोहल कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स का नाम बताना। भैया ग्लाइकोलिपिड्स से बड़ा तो होगा, ग्लिसरॉल का तो कहां से नाम ही नहीं आएगा, ठीक है, मेलिटिटॉल हो गया हमारा, ठीक है, स्फिंगोसिन हो गया और सॉर्बिटॉल हो गया, इसका आंसर क्या होगा, स्फिंगोलिपिड्स ही बोलते हैं उसको अपन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड कहलाएगा वो हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये आपका ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, लिपिड में फैटी एसिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल जो होते हैं स्फिंगनोज होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द ग्लाइको फॉस्फोग्लिपिड्स भी कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटाबोलिज्म ऑफ सीरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू, भाई सीरीन का कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है, कैटाबोलिज्म ऑफ सीरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू, सीरीन किस में कन्वर्ट होके ब्रेक डाउन हो जाता है, सीरीन भैया हमारे एस और सी कहां जाता है, सिस्टीन में कन्वर्ट होता है, सीधा याद करके लगना एस सी आपका सीरीन किस में कन्वर्ट होता है, सिस्टीन में, तो ये आपको याद रखना, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना हमारा। देखो यहाँ पर मिथोनाइन होता है, होमोसिस्टीन बनेगा, तो यहाँ से पूरा सिस्टीन बन जाता है, फिर टारिन बन जाता है, ये पूरा डिग्रेडेशन पाथवे होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द एटीपी हेल्ड इन द बॉडी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं भैया, 4 बहुत कम बोल रहे हैं यार, 2 भी बहुत कम है, 6 भी कम है, 34 एकदम का, अरे तुम 34 लिखते 38 लिखते तो हम कंफ्यूज होते, अब ऑप्शन ही इतना इजी दे दिया गया इसमें 32, तो 32 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, 32 अपना एकदम करेक्ट है। तो ये अच्छे से याद रखना, हमारे जो पाथवे होते हैं, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हमारा जो पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, एटीपी नेट एटीपी सिंथेसिस जो होते हैं एरोबिक कंडीशन में वो अपने 8 होते हैं, ठीक है, और अपना ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है, यहाँ से आपके 6 हो जाते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल में मिला के आपके जो ओवरऑल निकलेंगे नेट अपने एटीपी यहाँ पर बचेंगे 7, ठीक है, और यहाँ पे 32 का नेट रहता है, तो यही हमारा इसका आंसर था, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हमारे बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म, भैया साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो इसमें जो आंसर है हमारा वो हमारे थियामीन साहब का आंसर है। अब जैसे किसी ने एग्जाम में पूछ लिया भैया थियामीन में कौन सी रिंग होती है, तो हम तो बोल देंगे थियामीन में भैया थियाजोल रिंग होती है, ठीक है, थियाजोल रिंग हमारी प्रेजेंट होती है, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, थियामीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप मिलेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, इनके MCQ को देखेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और अपने को पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके का अपकमिंग जो आपका एग्जाम होने वाला है DSSB में, तो इसमें किस तरीके का पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन पूछे जाने का, इन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो देखते हैं आज का सेशन। यहाँ पर स्पेशली मैं आपके माइक्रोबायोलॉजी, HAP, कंप्यूटर के रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पहले सिलेबस देख लीजिए, ये आपका 21 का आपका एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसका आपको सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, जिसमें आपके देख लीजिए टोटल आपके किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमारा जो पोर्शन रहेगा आज का, इसमें हम आपका HAP, माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर और पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड MCQ को डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके का MCQ आपके HAP सब्जेक्ट से पूछे गए उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखते हैं कैसा क्वेश्चन आप पे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था आपका, यदि हम HAP की बात करें, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज, तो हमारा जो ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा, जो कि फ्लूइडिक पोर्शन होता है, और यहाँ पर आपके प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन।
अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट मतलब जो 50% से लेकर 60% तक प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका एल्ब्यूमिन। और यही एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड का मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे प्लाज्मा में 50 to 60% प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट अबंडेंट आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोसाइट्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सिनोसाइट्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए सिनोसाइट्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का आपका ये ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है आपका सिनोसाइट, ये स्पेशल टाइप का एक कैपिलरीज है, स्पेशल टाइप का, इसको हम लोग कैपिलरीज बोल सकते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होगा, ये आपका बोन मेरो में प्रेजेंट होगा, ये हमारे बोन मेरो में भी प्रेजेंट होगा। और बात करें ये हमारे स्प्लीन में भी प्रेजेंट होगा। और यदि हम ग्लैंड्स की बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका क्या है, साइट है जहाँ पर सिनोसाइट स्पेशल टाइप ऑफ के कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ब्रेन इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ब्रेन में सिनोसाइट प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्पेशल टाइप का ऑफ कैपिलरी है जो कि हमारे बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो में ये प्रेजेंट होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका, द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर मतलब जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और हमारे बॉडी का थर्मामीटर किसको बोला जाता है, हमारा बॉडी का थर्मामीटर बोला जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। इसका दूसरा नाम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को, ये क्या है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो इसको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग आपका थर्मामीटर भी बोलते हैं, थर्मामीटर ऑफ बॉडी। जैसे थर्मामीटर से अपने को पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक उसी तरीके से ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसको मेजर करता है, आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। और इतना ही होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने का भी यही काम करता है। और ये ब्रेन का पार्ट होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम लोग बात करें आपका सेरिबेलम, तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये जो सेरिबेलम है ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। सेरिब्रम की बात करें तो यही जो सेरिब्रम है ये हमारे आईक्यू पावर, हमारा पर्सनालिटी कैसे होगा, हमारा मेमोरी कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। क्लियर। और मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होती हैं, लाइक स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नोरिंग हो गया, बफरिंग हो गया, ठीक है, और बोल सकते हैं आपका हार्ट रेट, डाइजेस्टिव रेट जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, उन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो है। तो एक साथ मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करा दिया, सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। यहीं पर ही क्या होता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एन्यूरिज्म ऑकरिंग मेनली इन द आर्क ऑफ आउटा इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टाइप का एन्यूरिज्म होगा जो मेनली आपके आर्क ऑफ आउटा में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डाइसेक्टिंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आउटा पता होना चाहिए, आउटा क्या होता है, आपका लार्जेस्ट आर्टरी होता है आपके बॉडी का। और इसमें बात करें एन्यूरिज्म की बात करें कि किस टाइप का एन्यूरिज्म होगा, तो डाइसेक्टिंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, यही आंसर इसमें लिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं डाइसेक्शन जो होता है, एन्यूरिज्म होता है आपके आर्क ऑफ आउटा में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी आप देख सकते हैं, ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग आपका, द epithelium composed of a single layer of the flattened cell is termed as। ये क्वेश्चन अभी एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इस तरीके से आंसर भी करना है कि जो फ्लैट सेल होते हैं, जो सिंगल लेयर होता है, मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल स्क्वामस की बात करें, स्क्वामस मतलब जो स्क्वायर शेप के सेल होते हैं, और एपिथेलियल को ही क्या बोला जाता है, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है और सेल का जो शेप है वो कैसा शेप है, आपका स्क्वायर शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द फेज ऑफ द सेल साइकिल्स ड्यूरिंग विच सेल में लिव सेल साइकिल। तो ये क्वेश्चन आपके सेल साइकिल से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन से फेज में सेल साइकिल का जो सेल है वो सेल साइकिल को लिव कर लेगा, मतलब ये रेस्टिंग फेज की बात कर रहा है। और रेस्टिंग फेज में क्या होता है, आपका G0 फेज होता है, जो कि रेस्टिंग फेज होता है। और हमेशा G0 फेज में आपका नर्व सेल रहेगा, क्योंकि नर्व सेल कभी भी सेल डिवीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारा जो नर्व सेल है वो हमेशा किस में होगा, आपका G0 फेज में। थोड़ा सा समझ लेते हैं इन सब फेज के बारे में कि सेल साइकिल्स में आपके G0 फेज, S फेज, M फेज, G1 फेज, G2 फेज होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, सेल साइकिल है, और इस सेल साइकिल से ही हमारा जो सेल है वो आपका मल्टीप्लाई करता है, सेल डिवीज़न होता है। तो देखिए G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में हमारा जो सेल है ये ग्रोथ फेज करेगा, ग्रोथ होगा यहाँ पर हमारे सेल का। एस फेज मतलब होता है सिंथेटिक फेज, जहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA उसका यहाँ पर सिंथेसिस होगा। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन और एंजाइम्स जो सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है उनका यहाँ पर ग्रोथ होता है। ये सब सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन एंजाइम्स जो हमारे सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये यहाँ आपके G2 फेज में बनते हैं। और उसके बाद फाइनली M फेज में होता है आपका माइटोसिस या फिर मियोसिस होगा, सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और फाइनली जो होता है, यदि किसी सेल को इस सेल साइकिल से लिव करना होगा तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा G0 फेज में, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज में। और यहाँ पर यदि सेल चला गया तो डिवाइड नहीं करेगा। याद रखिएगा, नर्व सेल हमेशा किस फेज में रहता है, G0 फेज में। वो कभी भी इस साइकिल में इंटर नहीं करता है, तभी तो सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो पाता है नर्व सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटीबॉडी से पूछा गया है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी की ही बात कर रहे हैं। द हेवी चेन कोरोस्पॉन्डिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं IgA। IgA में कौन सा हेवी चेन प्रेजेंट होगा, और इसका शेप की बात करें तो कैसा शेप होता है, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का Y शेप होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब होता है एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी में जो हेवी चेन्स होता है तो IgA में बात कर रहे हैं कि कौन सा हेवी चेन इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। क्या होगा इसका, अल्फा इसका करेक्ट आंसर होने वाला अल्फा। बाकी भी हम एंटीबॉडी को देख लेते हैं। देखिए नेम से इंडिकेट हो रहा है IgG जो एंटीबॉडी होता है इसमें हेवी चेन क्या होता है, आपका गामा होता है। यदि हम IgM की बात करें तो यहाँ पर हेवी चेन क्या होगा, म्यू होगा। IgA जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें क्या होगा, आपका अल्फा इसमें हेवी चेन होगा। IgE एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एप्सिलॉन होगा। और IgD की बात करें तो इसमें क्या होगा, डेल्टा। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये हमारा जो GMAED ये आपके एंटीबॉडी होते हैं, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम। नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट, द T lymphocytes इन्वॉल्व इन द मेडिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द T सेल। तो T सेल क्या है, ये आपका इम्यून सेल है, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह हमारा इम्यून सेल का पार्ट होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस T सेल के डेवलपमेंट में आपका किसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूसर T सेल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इंड्यूसर T सेल ही किसको स्टिमुलेट करेगा, आपका T सेल को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। सप्रेसर तो सप्रेस कर देगा T सेल की एक्टिविटी को, लेकिन जो इंड्यूसर T सेल है ये क्या करता है, T सेल का डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और T सेल यदि डेवलप होगा तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को आगे चल के जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका B इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर जो इंड्यूसर T सेल है ये एसोसिएटेड होता है हेल्पर T सेल से,
और जो हेल्पर टी सेल है ये क्या करेगा, इट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टी सेल, और टी सेल रिस्पॉन्स करेगा इम्यून सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट को एक इंड्यूसर टी सेल होता है जिसको इंड्यूस करेगा ताकि वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन तो देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को अब डिस्कस करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड, प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव हुए हैं, केमिकल्स मेडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन, जो कि इन्फ्लामेशन के लिए एक मेडिएटर के जैसे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ब्रेडिकाइनिन। तो ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव होते हैं और ये आपका मेडिएटर होता है इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ये इन्फ्लामेशन का क्या होता है, एक मेडिएटर होता है और बेसिकली क्या होता है, ऑटोकॉइट्स होता है। जैसे हिस्टामिन होता है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही ब्रेडिकाइनिन जो है ये आपका मेडिएटर होता है इन्फ्लामेशन का। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ द साल्मोनेला जनरेटेड इंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, साल्मोनेला से होने वाले इंटेरोकोलाइटिस के लिए सोर्स क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बीफ लिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, साल्मोनेला जनरेटेड इंटेरोकोलाइटिस इन्फेक्शन के लिए सोर्स क्या होता है, बीफ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपके आंसर में क्या लिया गया है, बीफ आपका आंसर लिया गया है। क्लियर हो गया, ये इसका पॉसिबल आपका एक्सप्लेनेशन है। एक बार आप देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन को। चलिए, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया पास फ्रॉम द फीकल मटेरियल ऑफ प्यूपिल्स या फिर एनिमल्स टू द अदर एनिमल्स, और ये जो कंटामिनेटेड फूड होता है ये इसमें ये ओरिजिन होगा एनिमल्स की। और ये आपका बात करें बीफ, जैसे ऑप्शन में था, पोल्ट्री हो गया, सी फूड हो गया, मिल्क, एग, ये सब कंटामिनेटेड फूड में साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये सब इनके सोर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्टेरिक इंडेक्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इक्टेरिक इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है और इस मेजरमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए इक्टेरिक इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि पेशेंट में जॉन्डिस का प्रॉब्लम है कि नहीं। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस पीलिया जिसको बोला जाता है, जिसमें ब्लड में या फिर बोल सकते हैं सीरम में बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। यदि बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाए सीरम में, इसके वजह से पूरा बॉडी येलो कलर होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि जो आई का जो स्क्लेरा है जो वाइट कलर का है ये भी येलो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, इक्टेरिक इंडेक्स जो होता है, ठीक है। तो आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इक्टेरस का मतलब ही होता है आपका जॉन्डिस, और इसी का इंडेक्स से पता चलता है कि जो पर्सन है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हेल्दी पर्सन है और ये जॉन्डिस जिसका पूरा देखिए बॉडी स्किन कलर येलो हो जाएगा और उसका जो स्क्लेरा भी है ये भी क्या हो जाएगा, येलो कलर, जो कि शो करेगा। ये जब सिम्टम्स हैं ये शो करता है येलो कलर का, जो सिम्टम्स पूरे बॉडी में येलो कलर होना मतलब जॉन्डिस का, ये इससे पहचान किया जाता है जॉन्डिस को। नेक्स्ट, which of the chemical constituent present is the वेंडेनबर्ग रेजेंट इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वेंडेनबर्ग रेजेंट होता है इसमें कौन सा केमिकल्स होगा। तो इसमें होता है आपका, देखिए आपको एक सल्फानिलामाइड है और एक आपका सल्फानिलिक एसिड है। ये दोनों ऑप्शन आपका कंफ्यूजन वाला है, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर आपका सल्फानिलिक एसिड होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल अलग हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट नहीं है, बट कई बार हो सकता है आपको इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड प्रेजेंट होता है वेंडेनबर्ग रिएजेंट में। क्लियर हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये स्पेशल रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द इंक्रीज इन द सीरम बिलीरुबिन। अभी हमने देखा कि जो बिलीरुबिन का लेवल यदि सीरम में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो ये जो आपका टेस्ट है ये सीरम में बिलीरुबिन का लेवल को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका नॉर्मल सीरम गिव्स द नेगेटिव वेंडेनबर्ग रिएक्शन होता है और इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन आपका होता है सल्फानिलिक एसिड। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट को हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसे डिजीज जो कि स्प्रेड होने वाले डिजीज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द आरएनए
पैरामिक्सो वायरस। तो यदि आपको पता होगा आरएनए पैरामिक्सो वायरस तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या लिया गया था, मीजल्स इसका करेक्ट आंसर है। मीजल जिसको हिंदी में खसरा भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो पैरामिक्सो वायरस है ये किस फैमिली में होगा, इसका जो फैमिली की बात करें तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये वायरस है जो कि आपका, और इस कैटेगरी के देख लीजिए, एक तो मिजल्स वायरस है और मम्स वायरस भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो आपका आरएनए पैरामिक्सो वायरस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिजल्स के लिए। मिजल्स, मम्स ये सब इन्हीं की वजह से होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो ये तो आपको बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, डिप्थीरिया भी आपका पता होगा, और चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसिला जोस्टर वायरस, वेरिसिला जोस्टर इसका कॉजेटिव एजेंट होता है चिकन पॉक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कोहर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विथ विच फॉलोइंग मेथड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और कोहर्ट स्टडी के बारे में आपसे पूछा गया था कि जो कोहर्ट स्टडी है इसका रिलेशन किसके साथ है। तो इसका रिलेशन है ये आपका एक एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी मेथड होता है। ठीक है, इसको चेक करने का कोहर्ट स्टडी में ये किस कैटेगरी में आता है, ये आपका एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कैटेगरी में आ जाएगा। आपका कोहर्ट स्टडी है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चीज़ों को और समझते हैं। देखिए एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, एक तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से किया जाता है और सेकंड क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल से होता है। एक्सपेरिमेंटल में आपका क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, और अदर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कम्युनिटीज़ वाले आते हैं। और बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल में, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल में आपके एनालिटिकल और एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो एनालिटिकल में ही आपका कोहर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी सिंपल सर्वे, केस सीरीज और केस जो रिपोर्ट है ये आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर में आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इन इंडियन द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया में पहली बार नेशनल मलेरिया इराडिकेशन का प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो ये तो फैक्ट लेवल पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था और इसका करेक्ट आंसर आपका 1958 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1958 में पहली बार नेशनल मलेरियल इराडिकेशन प्रोग्राम चला गया था। ठीक है, तो 1958 ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ था। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनको अब डिस्कस करते हैं आपके DSSB एग्ज़ाम में। हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके 21 में कंडक्ट हुए थे DSSB एग्जाम जो है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में किस तरीके का क्वेश्चन आया था, द RNA वायरस दैट कॉज कैंसर इन द ह्यूमन। ठीक है, ऐसा कौन सा RNA वायरस है जिसके वजह से कैंसर हो सकता है ह्यूमन में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको नेम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो आपका ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर कॉज कराने के लिए ह्यूमन में। ठीक है, तो ये इसका यही करेक्ट आंसर होगा डी। बाकी किसी ऑप्शन में तो था ही नहीं। हेपाटाइटिस बी वायरस से हेपाटाइटिस लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। दो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 एंड हेपाटाइटिस सी वायरस, ये दोनों जो वायरस हैं जो कि RNA वायरस होते हैं, ये ह्यूमन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आपका नेक्स्ट की जो आपसे पूछा गया था, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेपाटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन हर्पीज बी वायरस होता है, ये आपके DNA वायरस में आते हैं। ठीक है, एंड दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैंसर। और लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके DNA वायरस के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, RNA वायरस के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ह्यूमन T ल्यूकेमिया वायरस जो कि आपका RNA वायरस के कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्पोरेंजियो स्पोर्स आर एसोसिएटेड विथ,
तो ये जो स्पोर है ये किससे एसोसिएटेड होता है, तो ये आपका फाइकोमाइसिटिस से ये एसोसिएटेड होता है। इसको आपको याद रखना है कि स्पोरेंजियो स्पोर जो होगा, जो स्पोर है ये आपका किससे रिलेटेड होता है, तो फाइकोमाइसिटिस से ये आपका एसोसिएटेड होता है, जो कि फंगस का है आपका। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए। आपका एक्सप्लेनेशन में यदि कुछ चीज़ें आपको देखना होगा तो देखिए, आपका जो स्पोरेंजियो स्पोर है ये आपका एक स्पोर है जो प्रोड्यूस होता है आपका स्पोरोंजियम, जो कि एक आपका फंगस है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द ट्रेपोनिमा पैलिडियम। तो ट्रेपोनिमा पैलिडियम से रिलेटेड क्या होता है, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सिफिलिस कॉजेटिव एजेंट होता है। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम। और सिफिलिस क्या है, ये आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं अब आपका। नेक्स्ट, द विटामिन यूज्ड फॉर द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर इज। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जिसकी वजह से टिटनेस होता है, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर के रूप में कौन सा विटामिन को यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइबोफ्लेविन, जो कि B2 विटामिन है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन का एग्जाम्पल होता है B2, तो राइबोफ्लेविन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है ये ग्रोथ स्टिमुलेटर के रूप में किस विटामिन को यूज़ करता है, राइबोफ्लेविन या फिर थाइमिन, जिसको B1 विटामिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्या था, राइबोफ्लेविन, तो यही इसका करेक्ट होगा। यदि ऑप्शन में थाइमिन भी होता तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ द एल ग्लूटामिक एसिड इज थ्रू। तो एल ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये बेसिकली आपका अमीनो एसिड है, और इसके प्रोडक्शन में एज पर ऑप्शन हम देखें तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन थे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज प्रोग्राम्ड फॉर द डॉक्टर टू इंटर पेशेंट सिम्टम इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेशली डॉक्टर्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था जिससे डॉक्टर जो पेशेंट का जो सिम्टम्स हैं, डेटा है, उनको आपका सेव कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुमैक्स सॉफ्टवेयर होता है, और इस सुमैक्स सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो डॉक्टर है वो पेशेंट के सिम्टम्स को कंप्यूटर में आपका सेव कर सकता है। ठीक है, स्पेशली ये डॉक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो सुमैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर क्या है, एंट्री करेगा पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड के लिए ये। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक ASCII कोड इज द स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम दैट यूज्ड डैश बिट्स टू कोड ईच कैरेक्टर होता है। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी आपका। ये आपका जो ASCII है ये आपका स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पर 7 बिट का कोड यूज़ किया जाता है ईच कैरेक्टर को कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसका 7 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है आपका। ASCII का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस होता है। ये कोडिंग सिस्टम का पार्ट होता है, और ये क्या करता है आपका 7 बिट चाहिए इस कैरेक्टर को कोड करने के लिए। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 बिट जो है। नेक्स्ट, 8 बिट वर्ल्ड कैन एड्रेस डैश मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो ये फैक्ट लेवल पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ये जो 8 बिट्स है ये आपका 256 मेमोरीज लोकेशन को क्या करता है, एड्रेस करता है। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे लास्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे GDC के साइट से इस बुक भी अवेलेबल है। बुक देख लीजिए क्या है, DSSB के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बुक जो है, जिसमें आपके DSSB के सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कुछ प्रैक्टिस सेट, थ्योरीज, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर कलरफुल फॉर्म में यहाँ पर चीज़ों को कंपाइल करके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर और MCQ आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, GDC के साइड से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यदि कुछ भी बुक से रिलेटेड आपको
कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये आपको बुक कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो जीडीसी क्लास ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए बुक जो है, पूरे सिलेबस आपका यहाँ पर कवर है। और आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी, HAP, कंप्यूटर और आपके पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड जो DSSB एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनका हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी आई है DSSB का, लग जाइए, बहुत अच्छा मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस एक पोस्ट आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। और आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आपको एक पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।